हे एवरीवन, आ गई है प्रेपोजिशन वाली क्लास जो आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है खास। ये वीडियो लंबी जरूर है बट इस वीडियो में आपको सारे प्रेपोजिशन एक साथ मिलने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रेपोजिशन में कोई डाउट रहेगी ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रेपोजिशन से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो ऑन ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे? देखिए, ऑन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बहुत बार ये समझाया है। डेली यूज सेंटेंसेस में भी मैं आपको ये समझाती हूँ, ग्रामर रूल में भी मैं आपको ये समझाती हूँ कि ऑन का यूज कहाँ किया जाता है। जब कोई चीज किसी सरफेस से चिपकी हुई रहती है तो उस सिचुएशन में ऑन का यूज किया जाता है। यहाँ आप टेबल देख रहे हैं, टेबल से ये जो फ्लावर पॉट है, ये जो वॉल्स है, ये किससे टच है? टेबल से टच है ना। फ्लावर पॉट जो है वो टेबल से ठीक टच किए हुए रखा हुआ है। तो जब कोई चीज सरफेस से टच किए हुए रखी होती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर है फूलदान टेबल पर रखा हुआ है। फूलदान टेबल पे रखा हुआ है तो फूलदान टेबल को टच किए हुए है ना। तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे द वॉल इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी कि टेबल पे रखा हुआ है, टेबल से चिपकी हुई है। अगर यहाँ पे कप रहता, टेबल के ऊपर यहाँ पर एक कप रहता, चाय का कप रहता, तो हम इस सिचुएशन में क्या बोलते? द कप इज ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल। कप जो है टेबल पे रखा हुआ है, टेबल से चिपका हुआ है। अगर यहीं पर आपका कोई पेन रखा होता, यहाँ पेन रखा होता, तो हम क्या बोलते? द पेन इज ऑन द टेबल। अगर यहीं पर आपका बुक रखा होता तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते? द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है? जब कोई चीज सरफेस से चिपकी हुई रहती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। तो क्या केवल हम थिंग्स के साथ ही ऑन का यूज करेंगे? जब कोई चीज कोई थिंग्स के साथ चिपकी हुई रहती है तभी हम ऑन का यूज करेंगे? नहीं, सिर्फ थिंग्स के साथ नहीं। अगर देखिए यहाँ पर ये एक लड़का है, ये भी तो चेयर से चिपका हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ, तो वो भी तो चेयर से चिपका हुआ है, चेयर को टच किए हुआ है। तो यहाँ भी आप ऑन का यूज कर सकते हैं। सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑन का यूज कीजिएगा ये मत समझिएगा, आप लिविंग थिंग्स के साथ भी ऑन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है रोहन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। पर देखिए, पर के सिचुएशन में हम ऑन का यूज किए, ऊपर के सिचुएशन में भी ऑन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं? रोहन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कुर्सी से वो चिपका हुआ है, कुर्सी सरफेस से सरफेस को टच किए हुआ है, यानी कि वहाँ ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रोहन, हमारा सब्जेक्ट रोहन है, रोहन बैठा हुआ है ना, हम बोलेंगे रोहन इज सिटिंग ऑन द टेबल। रोहन इज सिटिंग ऑन द टेबल। रोहन जो है कुर्सी से, ऑन द टेबल या फिर ऑन द चेयर, रोहन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑन का यूज कहाँ करना है? जब कोई चीज सरफेस से चिपकी हुई रहती है उस सिचुएशन में हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन का और भी यूज किया जाता है, किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है चलिए मैं आपको सारी कंडीशन बताती हूँ। ऑन का यूज तो पहले हम लोगों ने कंडीशन देख लिया कि कोई चीज सरफेस से अगर चिपकी हुई रहती है तो वहां पर हम ऑन का यूज कर देते हैं। लेकिन और कौन कौन से सिचुएशन में हम ऑन का यूज कर सकते हैं? तो गाइस, अगर आप डे, डेट या ओकेजन की बात करते हो, डे यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब आप इसकी बात करते हो तो वहाँ पे आप ऑन का यूज कर सकते हो। डेट की अगर बात करते हो, जैसे 2012, 2022, अगर डेट की आप बात करोगे तो वहाँ ऑन का यूज कर सकते हो। अगर ओकेजन, ओकेजन यानी कि जैसे कि किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कोई ओकेजन हो तो वहाँ पे आप ऑन का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको हॉर्न का यूज करना हो, अगर आपको बोलना हो कि वह संडे को जाएगा, वह संडे को जाएगा, मान लो कोई कहीं जाने वाला था तो आप बोलो कि वह संडे को जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो he will go on Sunday, he will go on Sunday, वो संडे को जाएगा। अगर आप ओकेजन की बात करते हो कि उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिया, उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिया, तो आप बोलोगे he gave me a present on my birthday, he gave me a present on my birthday, उससे मेरे बर्थडे पर मुझे एक गिफ्ट दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑन का यूज कर सकते हो डे, डेट और ओकेजन के लिए। और भी ऑन के यूजेस है, जैसे कि अगर आपको राइट या लेफ्ट बोलना हो वहाँ पे आप ऑन का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरी बाईं ओर बैठ जाओ, मेरी बाईं ओर बैठ जाओ, तो आप बोलोगे सीट ऑन माई लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड बैठ जाओ, सीट ऑन माई लेफ्ट साइड। या फिर सीट ऑन माई राइट साइड, मेरे दाईं ओर बैठ जाओ।
तो इस तरह से आप राइट साइड या लेफ्ट साइड में भी आप ऑन का यूज कर सकते हो। अब ऑन का यूज 3 कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सरफेस से टच किए हुए रहता है तो वहाँ ऑन का यूज करेंगे, डे, डेट या ओकेजन के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, और अगर हम राइट साइड या लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वहाँ ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए 2 चेयर है, एक चेयर के ऊपर यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है एंड सेकेंड चेयर पे यहाँ पर कैट बैठी हुई थी और जंप करके उसने यहाँ गया और यहाँ बैठ गई, ठीक है। दोनों सिचुएशन में यही है कि यहाँ भी एक कैट सरफेस को टच कर रही है और यहाँ भी एक कैट सरफेस को टच कर रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यह है कि ऑन में आपका ये जो कैट है ना पहले से ही सरफेस पे चिपकी हुई है, इसने कोई मूवमेंट नहीं किया है, ठीक है। ये जो कैट है वो सरफेस से चिपकी हुई है लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप ऑन का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल मतलब जो कैट है वो टेबल पे बैठी हुई है लेकिन वो मूवमेंट नहीं की है, पहले से वो बैठी हुई है। सेकेंड सेंटेंस में कैट पहले यहाँ थी, फिर उसने मूवमेंट किया, जंप किया और यहाँ जाकर बैठ गई, तो वो मूवमेंट करके जाके सरफेस को टच की है। तो जब भी आप किसी चीज़ पे मूवमेंट करोगे और जाके सरफेस को टच करोगे, उस सिचुएशन में आप ऑन टू का यूज़ करोगे। आप बोलोगे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। जो कैट है वो टेबल के ऊपर कूदी, ठीक है। दोनों का मतलब ऊपर है, यहाँ भी कैट ऊपर में बैठी हुई है, यहाँ भी कैट ऊपर में है, लेकिन दोनों सिचुएशन अलग है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है और ऑन टू में मूवमेंट हुआ है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑन हमें अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन को देखते हैं। अब हम बात करेंगे अप एंड डाउन। अप का मतलब होता है ऊपर एंड डाउन का मतलब होता है नीचे। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। जैसे अगर हम किसी चीज के ऊपर होने की बात करते हैं तो अप का यूज करते हैं, और किसी चीज के नीचे होने की बात करते हैं तो वहाँ डाउन का यूज करते हैं, ठीक है। यही तो हम करते हैं। अगर हमें किसी को बोलना हो कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ तो हम बोलेंगे गो अप स्टेयर्स। अगर हम बोले सीढ़ियों से नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। तो ये दो डिफरेंस है कि अगर सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो अप का यूज करेंगे, सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो डाउन का यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे के लिए नहीं, आप प्राइस में भी अप डाउन का यूज कर सकते हो। बढ़ रहा है यानी कि तेजी से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है ना, यानी कि अप का यूज करेंगे। अगर किसी चीज की प्राइस नीचे जा रही है, कम हो रही है, यानी कि डाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब उसका जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। बढ़ रहे हैं यानी कि ऊपर जा रहा है, तो हम बोलेंगे द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। अगर हम बोले सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, ठीक है, कम होने की बात करेंगे तो हम सेंटेंसेस को बोलेंगे द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन। सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर किसी चीज़ के ऊपर जाते हुए आप देखोगे तो अप का यूज़ करोगे, और नीचे आते हुए यानी कि कम होते हुए देखोगे तो वहाँ पे आप डाउन का यूज़ करोगे। अप और डाउन बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अंडर एंड अंडरनीथ या बीनीथ। अब इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों का मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब भी होता है नीचे और अंडरनीथ का मतलब भी होता है नीचे। लेकिन पहचाने कैसे कि किसका मतलब क्या होगा, कब अंडरनीथ का यूज़ करें और कब अंडर का यूज़ करें। तो गाइस बहुत ही छोटा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे आप एक कैट को देख रहे हो, यहाँ कैट एक बैठी हुई है, ये नीचे है, टेबल के नीचे है। तो टेबल के नीचे है तो क्या आप इसे देख सकते हो? हम देख सकते हैं, हम इधर से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, यानी कि हम सभी साइड से देख सकते हैं कि बिल्डिंग टेबल के नीचे है। तो इस सिचुएशन में हम अंडर का यूज़ करेंगे। तो अंडरनीथ का यूज़ कब करें? गाइस देखिए यहाँ पे बेड है, बेड के ऊपर ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं। ब्लैंकेट के नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं। तो अगर मैं पैसे छुपा दूंगी देन ब्लैंकेट रख दूंगी तो क्या आप पैसे को देख पाओगे? नहीं ना। मैं अगर कवर कर दूंगी, ब्लैंकेट ऊपर डाल दूंगी तो पैसों को आप नहीं देख पाओगे। लेकिन पैसे तो है तो नीचे, ब्लैंकेट के नीचे ही तो है पैसे, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, यानी कि वहाँ अंडरनीथ का यूज करेंगे। अगर नीचे की बात करें लेकिन वो कवर नहीं है पूरी तरह से,
तो वहाँ अंडर का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप नीचे की बात करें, वो चीज पूरी तरह से कवर है, तो वहाँ अंडरनीथ का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है बिल्ली टेबल के नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे है। अंडरनीथ का यूज कब करेंगे? जैसे अगर बोला हो मेरे पैसे कंबल के नीचे थे, मेरे पैसे कंबल के नीचे थे, तो हम बोलेंगे माई मनी, यानी कि माई, मेरे पैसे, यानी कि माई मनी वॉज, पास्ट की बात करें इसलिए वॉज अंडरनीथ, नीचे, नीचे रहने के सेंस में आप अंडरनीथ का यूज करोगे। अंडरनीथ द ब्लैंकेट, हमारा सेंटेंस थे वो माई मनी वॉज अंडरनीथ द ब्लैंकेट, मेरे पैसे कंबल के नीचे थे। तो दोनों में क्या है? दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन आप जब किसी चीज के नीचे रहने की बात करोगे लेकिन वो पूरी तरह से कवर नहीं रहेगा, तो वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा? अंडर का यूज कीजिएगा। लेकिन आप किसी चीज के अंदर रहने की बात करो, वो पूरी तरह से कवर है, तो वहाँ अंडरनीथ का यूज कीजिएगा। गाइस, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए, ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करना चाहते हो, प्रैक्टिस वाली क्लास चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं कि मैम इसकी प्रैक्टिस वाली क्लास भी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, बोलते हैं इसकी प्रैक्टिस वाली क्लास करवाने को, तो ही मैं इसकी प्रैक्टिस वाली क्लास करवाऊंगी, वरना नहीं करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले, तभी मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊंगी। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अंडर, बिलो। फिर अंडर और बिलो है। अंडर का मतलब होता है कम, अंडर का यूज करेंगे कम के सेंस में, और बिलो का भी यूज करेंगे कम के सेंस में। मतलब दोनों का मतलब होता है कम, लेकिन कब यूज करें? अंडर का मतलब जब आप किसी चीज को वेट में कम रहने की बात करते हो, वजन में अगर किसी चीज के कम रहने की बात करते हो, तो वहाँ पे आप अंडर का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज की हाइट की, लंबाई की कम होने की बात कर रहे हो, ठीक है, हाइट में या लंबाई में कम होने की बात कर रहे हो आप, तो वहाँ पर बिलो का यूज कीजिएगा। जैसे अगर आपको बोलना हो मेरे बैग का वजन 1 किलो से कम है, तो यहाँ पे आप वजन की बात करो, वेट की आप बात करो ना, तो यहाँ पे आप अंडर का यूज कीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप वेट की बात कर रहे हो, वजन की बात कर रहे हो, और आपके सेंटेंस में कम है, यानी कि वहाँ अंडर का यूज करेंगे। हम सेंटेंस को बनाएंगे, द वेट ऑफ माई बैग इज अंडर 1 kg, मेरे बैग का वजन 1 किलो से कम है। ठीक है, नेक्स्ट है वो 5 फीट से कम है। यहाँ पे हम कम बोल रहे हैं, लेकिन ये हाइट की कम बोल रहे हैं कि वो 5 फीट से कम है, तो उसकी हाइट के बारे में हम बता रहे हैं। तो हाइट की बात करेंगे तो वहाँ पर बिलो का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सी इज बिलो 5 फीट, सी इज बिलो 5 फीट, वो 5 फीट से कम है। तो ये आपको समझता है, अगर आप वेट में कम होने की आप बात करते हो, तो वहाँ पे आप अंडर का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप लेंथ और वेट, लेंथ और हाइट की बात करते हो, तो वहाँ पे आपको बिलो का यूज करना है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन या अमंग। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन का मतलब भी होता है बीच, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच, और अमंग का मतलब भी होता है बीच। दोनों का मतलब होता है बीच, लेकिन दोनों किस सिचुएशन में यूज करें? देखिए, अगर आपको बोलना हो टीना रोहन और रिया के बीच में बैठी हुई है, तो यहाँ पे आप अगर दो, मान लीजिए ये टीना है और ये रोहन है और ये रिया है, तो टीना 2 व्यक्तियों के बीच में बैठी हुई है ना। आप 2 व्यक्तियों के बीच की बात करो या 2 वस्तुओं के बीच की बात करो, लेकिन 2 ही रहे, सिर्फ 2 ही रहे, तो वहां पे आप बिटवीन का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे टीना इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड रिया। टीना जो है रोहन और रिया के बीच में बैठी हुई है। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्तियों के वो बीच में है, यानी कि वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अमंग या अमंगस्ट। इसका यूज कब करेंगे? सेंटेंस है रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा था। मान लीजिए रोहन है, ठीक है, रोहन के यहाँ 4 दोस्त है, तो अभी मैंने बिटवीन में आपको क्या बताया था कि अगर आप 2 व्यक्तियों के बीच में रहने की बात करते हो, तो ही बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप 2 व्यक्तियों से ज्यादा की बात कर रहे हो, 2 व्यक्तियों से ज्यादा की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, 2 व्यक्तियों से ज्यादा रहने की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे, आपका सेंटेंस बनेगा रोहन वॉज स्टैंडिंग, खड़ा रहने की बात करें यानी कि स्टैंडिंग,
रोहन वॉज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड। हमारा सेंटेंस बन गया रोहन वॉज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड या अमंग्स्ट हिज फ्रेंड। रोहन अपने दोस्तों के बीच में खड़ा था। तो दो व्यक्तियों के बीच की अगर आप बात करते हो तो वहाँ बिटवीन का यूज कीजिएगा, लेकिन दो व्यक्तियों से ज्यादा की आप बात करो तो वहाँ पे आप अमंग या अमंग्स्ट का यूज कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है इन, एट और ऑन। तीनों का में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि तीनों का हम यूज़ पर या मे के सेंस में करते हैं। आप इन का भी यूज़ पर या मे के सेंस में कर सकते हैं, एट का भी यूज़ पर या मे के सेंस में कर सकते हैं, और ऑन का यूज़ पर या मे के सेंस में कर सकते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन है कि इन का यूज़ कहाँ करें, एट का यूज़ कहाँ करें और ऑन का यूज़ कहाँ करें। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को समझने में। तो अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको आज के बाद कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। फर्स्ट, अगर हमें बोलना हो टीना ऑफिस में काम करती है, टीना ऑफिस में काम करती है, या मे की बात किए तो अब क्या यूज करें, इन, एट, ऑन, क्या यूज करें। तीनों का मतलब है तो मैं होता है, तो किसका यूज करें। तो गाइस आप ध्यान दीजिए, टीना ऑफिस में काम करती है मतलब ऑफिस के अंदर की आप बात करो ना, ऑफिस के अंदर काम करती है, ऑफिस के बाहर तो काम नहीं करती है, ऑफिस के अंदर काम करती है, ऐसा हम बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीना ऑफिस में काम करती है यानी कि ऑफिस के अंदर की आप बात कर रहे हो, तो जब भी आप किसी चीज के अंदर की बात करोगे और उसमें मे का सेंस आएगा यानी कि उसमें आपको इन का यूज करना है। ठीक है, टीना ऑफिस में काम करती है, इस सेंटेंस को अगर आप बनाने जाओ तो आप बोलोगे करते हैं यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम बोलेंगे टीना वर्क्स, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्क्स इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, टीना ऑफिस में काम करती है, तो ऑफिस के अंदर काम करती है ना, इसलिए जब भी हम ये बोलते हैं ना कि पापा ऑफिस में है यानी कि ऑफिस के अंदर रहते हैं, तो हम उस समय क्या बोलते हैं, पापा इज इन द ऑफिस, पापा इज इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में है, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, पापा शुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में हो सकता है, पापा कैन बी इन द ऑफिस। तो इन द ऑफिस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑफिस के अंदर रहने की हम बात करते हैं, इसीलिए हम इन का यूज करते हैं। अगर स्कूल के अंदर आप है तो वहाँ पर आप इन का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी चीज के अंदर हैं तो वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एट। एट का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं, जैसे कि रोहन उस दुकान पर खड़ा है, पर के सेंस में हम तीनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोकेशन और पॉइंट की बात करें, देखिए दुकान पर, ये रोहन है, रोहन दुकान पर खड़ा है, तो क्या दुकान के ऊपर चढ़ के वो खड़ा है, ये दुकान के अंदर खड़ा है, नहीं, ये एक पॉइंट, एक जगह पे खड़ा है, दुकान है वहां पर एक जगह है वहां वो खड़ा है, ये बात आप लोकेशन और पॉइंट की बात कर रहे हो, यानी कि इसमें एंड का यूज होगा जब आप किसी पॉइंट की बात करोगे, जब आप किसी पॉइंट की बात करोगे, एक पॉइंट की बात करोगे तो वहां एट का यूज करेंगे। तो ये दुकान पर खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुकान के ऊपर खड़ा है या दुकान के अंदर खड़ा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, हम दुकान पर खड़ा है यानी कि दुकान के पास एक जगह है वहां पर खड़ा है, ऐसा सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं। तो जब भी आप लोकेशन की बात करें, मान लो आप मुझसे मिलने आए हैं, आप गेट पर खड़ा है, तो गेट पर खड़ा है मैंने ये बोला, तो क्या गेट के ऊपर चढ़ के आप खड़े हैं, नहीं, गेट एक जगह है, वहां पर एक पॉइंट है, वहीं पर आप खड़े हैं। ठीक है, लोकेशन और पॉइंट की बात करें तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे जब एक फिक्स लोकेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, अंदर रहने की बात नहीं करें ना उसके ऊपर रहने की बात करें, हम एक लोकेशन की बात करें कि गेट पर खड़ा है या फिर शॉप पर खड़ा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप एट का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे रोहन खड़ा है यानी कि रोहन वॉज स्टैंडिंग, पास्ट की हम बात करें इसलिए वॉज का यूज किया, स्टैंडिंग एट दैट शॉप, शॉप के बाहर एक जगह है वहां पर खड़ा रहने की आप बात करो यानी कि वहां पे आप एट का यूज करेंगे। ठीक है, एट भी आपको समझ में आ गया। अभी इन, एट, इसके और भी मीनिंग होते हैं वो भी आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन। ऑन का यूज कहाँ करेगा, इसमें हम लोगों ने ऑन के पहले ही बहुत सारे यूजेस कर रखे हैं। ऑन का यूज जब कोई चीज़ सरफेस से टच रहती है तब वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं, डे, डेट, ओकेजन के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड बोलने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, और हम इसमें भी ऑन का यूज़ करते हैं, क्या है समझिए, जैसे ईशान छत पर खड़ा था,
ईशान छत पर खड़ा था, यानी कि छत के ऊपर खड़ा था, ये बोल रहा है। तो वो छत को टच किए हुए खड़ा था ना, अब छत के ऊपर उड़ उड़ के तो नहीं खड़ा था, ऐसा हम नहीं बोल रहे ना, तो छत को वो टच किए हुए था, इसीलिए वहां पे ऑन का यूज करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही तो देखा उसके यूजेस कि जब कोई चीज सरफेस को टच किए हुए रहता है यानी कि ऑन का यूज करेंगे। तो हमारे सेंटेंस में छत के ऊपर खड़ा था, यानी कि छत के ऊपर, छत एक सरफेस है, सरफेस को टच किए हुए वो खड़ा था, तो यहाँ ऑन का यूज करेंगे। सिंपल है, हम लोगों ने पहले ये सीखा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे ईशान was standing, पास्ट की हम बात करें, ईशान was standing on the terrace, on the terrace या फिर on the roof, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब क्या होता है, छत। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ईशान was standing on the roof, ईशान छत पर खड़ा था। तो आपको ये पहचानना है कि जब आप एक लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हो, मतलब एक लोकेशन की आप बात कर रहे हो, एक पॉइंट की आप बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको एट का ही यूज करना है। अगर आप किसी चीज के अंदर की बात करें, ऑफिस में, स्कूल में, घर में, किसी चीज के अंदर रहने की आप बात करो, यानी कि इन का यूज करेंगे। और किसी सरफेस को टच किए हुए आप खड़ा हो, यानी कि वहां पर ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, इन, एट और ऑन समझ में आ गया। गाइस, इन के और भी यूजेस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप किसी सीजन की बात करेंगे, यानी कि मौसम की बात करेंगे, तो भी वहां पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मान लो, आपको अगर बोलना होता है हम आपसे गर्मियों में मिलेंगे, हम आपसे गर्मियों में मिलेंगे, तो गर्मी क्या है, सीजन है, समर हमारा सीजन है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि हम आपसे गर्मियों में मिलेंगे, तो उस समय हम बोलेंगे वी विल मीट इन समर, वी विल मीट इन समर, हम समर सीजन में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर बोलना हो सीजन की आप बात करो, समर, विंटर, रेनी सीजन, कुछ भी आप बात करो सीजन की, तो वहाँ पे आपको इन का यूज करना है। ये आप ध्यान रखें कि आप कॉपी में लिख लीजिए, ये अलग से आपको पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको मुंह से बता रही हूँ, आपको इसके कॉपी में नोट्स बनाना होगा। ठीक है, आप कॉपी निकालिए और अभी लिखते जाइए कि इन का यूज, एक तो हम किसी चीज के अंदर रहने की बात करेंगे, वहां तो इनका यूज करेंगे ही, साथ में जब हम किसी सीजन की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी हो गया, या फिर ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, कोई सा भी सीजन की आप बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको इन का ही यूज करना है, ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इन का यूज और कहाँ हम कर सकते हैं, जब आप किसी देश की, शहर की, ठीक है, कंट्री या फिर सिटी, या फिर किसी देश की, शहर की, महाद्वीप की बात करते हो ना, तो वहां भी आपको क्या यूज करना होता है, इन का यूज करना होता है। ठीक है, जब भी आप किसी सिटी, किसी कंट्री की बात करोगे, तो वहां पे इन का यूज करना होगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं मुंबई में रहता हूँ, आप बोलते हैं ना मैं मुंबई में रहता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पुणे, आई लिव इन आसाम। मतलब आप जहाँ रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहां पे अगर आपको इसका मेंशन करना है, तो उसके आगे आपको इनका यूज करना होगा। ठीक है, ये भी एक यूजेस है, इसे भी कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कि जब भी आप किसी देश की, किसी सिटी या फिर किसी कंट्री की बात करोगे, तो वहाँ इनका यूज करना होगा। नेक्स्ट, इनका यूज आप जब ईयर बताते हो, यानी कि साल बताते हो, मंथ बताते हो, आवर्स बताते हो, या फिर मिनट बताते हो, या सेकंड बताते हो, जब आप साल, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड जब आप बताते हो, तो इसमें भी आपको इनका यूज करना होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं आधे घंटे में स्कूल के लिए निकलूंगा, मैं आधे घंटे में स्कूल के लिए निकलूंगा, तो आप घंटा की बात करें ना, आप घंटा की बात करें, यानी कि इसमें क्या लगेगा, इनका यूज होगा। हम बोलेंगे आई विल लीव फॉर द स्कूल इन हाफ एन आवर, आई विल लीव फॉर द स्कूल इन हाफ एन आवर, मतलब हम आधे घंटे में स्कूल के लिए निकलेंगे। या फिर वो 2024 में घर जाएगा। ठीक है, तो मान लो अभी वो काम करता है, उसके बॉस ने कहा है कि तुम 2024 में घर चले जाना, तो वो क्या बोल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो 2024 में घर जाएगा, तो हम बोलेंगे he will go home in 2024, he will go home in 2024। तो इस तरह से आप इनका यूज किसमें किसमें कर सकते हो, जब आप किसी चीज के अंदर, मेरी बातों को ध्यान से सुने और पापा में लिखते जाइए, जब आप किसी चीज के अंदर जाने की आप बात करते हो, ठीक है, स्कूल में, घर में, ऑफिस में, क्लासरूम में, अगर किसी चीज के अंदर रहने की आप बात करते हो, तो वहाँ इनका यूज तो करना ही है। साथ में अगर आप मंथ्स की, ईयर की, सेकंड की, मिनट की, आवर्स की आप बात करते हो, तो वहाँ भी आपको इन का यूज करना है।
अगर आप किसी सिटी कंट्री का नाम लेते हो तो उसके आगे आपको इन का यूज़ करना है। और अगर आप किसी सीज़न की बात करते हो, समर सीज़न, विंटर सीज़न, किसी सीज़न की आप बात करते हो तो वहाँ पे आपको इन का यूज़ करना है। तो इनके सारे यूजेस आपको समझ में आ गए। 4 जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यह जो एट है ना, इसका भी हम बहुत ही जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला इस्तेमाल तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई लोकेशन और पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हम एट का यूज़ कर देंगे। और एट का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, राइट? जब आप किसी निश्चित टाइम की भी बात करोगे ना, ये लोकेशन और पॉइंट था, ठीक है, ये लोकेशन और पॉइंट था तो एट का यूज़ किए। लेकिन अगर आप किसी निश्चित समय की, किसी निश्चित टाइम की बात करोगे तो वहाँ भी एट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो वह सुबह 10 बजे से काम कर रहा है, वह सुबह 10 बजे से काम कर रहा है, तो आप बोलोगे ही इज डूइंग वर्क एट 10 o'clock। वह 10 बजे से काम कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग वर्क एट 10 o'clock। तो इस तरह से जब आप फिक्स टाइम की बात करोगे, एक निश्चित समय की बात करोगे, तो वहाँ भी एट का यूज़ आप कर सकते हो। लोकेशन और पॉइंट और निश्चित टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, एट का यूज़ और कहाँ कर सकते हैं, जब आप बोलते हैं ना कि मैं रात से पढ़ रहा था, मैं रात से काम कर रहा था, मैं रात से उससे बात कर रहा था। तो रात से अगर आप कोई काम करते हो, रात, ठीक है, नाइट की बात करें, ठीक है, रात के लिए हमेशा एट का यूज़ कीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। जैसे अगर आपको बोलना हो हम केवल रात में पढ़ते हैं, हम केवल रात में पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे वी स्टडी ओनली एट नाइट, वी स्टडी ओनली एट नाइट। लेकिन अगर आप बोलोगे कि रात के लिए तो हम एट का यूज़ कर देंगे, तो मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून के लिए क्या यूज़ करें, तो गाइस मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए आप इन का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना हो वह खेलने शाम को जाएगा, वह खेलने शाम को जाएगा, तो आप बोलोगे he will go to play in the evening, he will go to play in the evening, in the morning, in the afternoon। इस तरह से आप इनका यूज करोगे मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए। बट नाइट के लिए हमेशा एट का यूज कीजिएगा, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। और एट का यूज आप कब कर सकते हैं, जब आप किसी चीज की प्राइस बतानी हो, ठीक है, जब आपको किसी चीज की कीमत बतानी हो, मूल्य बतानी हो, तो वहाँ एट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो मैं टमाटर 100 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम बाइंग टोमेटोज एट ₹100। 100 रुपये करके आप टमाटर खरीद रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ के मूल्य बताते हो, यानी कि हम 100 रुपीज़ बोले ना, उसके आगे हम एट का यूज़ कर देंगे। एट ₹100, एट ₹30, एट ₹50, यानी कि मूल्य बताने के लिए भी आप एट का यूज़ कर सकते हो। और जब आप कोई फेस्टिवल के बारे में बतानी हो, जैसे कि होली हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, जो भी फेस्टिवल हुआ, उसके लिए भी आप एट का यूज़ करोगे। जैसे मैं होली पर घर आऊँगा, तो आपको बोलना हो आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट होली, मैं होली में घर आऊँगा। तो इस तरह से देखिए आप एट का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लिख लीजिए कॉपी में। लोकेशन और पॉइंट की बात करेंगे तब एट का यूज़ करेंगे। जब फिक्स टाइम बताना हो, निश्चित समय बताना हो, तब एट का यूज़ करेंगे। जब हम किसी फेस्टिवल के बारे में बताएंगे कि हम होली में आएंगे, क्रिसमस में आएंगे, दिवाली में आएंगे, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। प्राइस बतानी हो तो एट का यूज़ करेंगे। जब हमें बोलना हो रात से अगर रात की बात करनी हो तो एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन का यूज़ तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। आई होप गाइस आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा, आपको सारे प्रेपोजिशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाई हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है ठीक नीचे, ठीक है, नीचे बोल रहे हो या फिर ठीक नीचे हम बोल रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अंडर यानी कि ठीक नीचे और बिलो यानी कि केवल नीचे, ठीक है, केवल नीचे। दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन सिचुएशन देखिए किस समय आपको अंडर का यूज़ करना है, किस समय आपको बिलो का यूज़ करना है। ये जो टेबल है ठीक घड़ी के नीचे है ना, टेबल घड़ी के ठीक नीचे है, मतलब किसी चीज़ के सीधाई पे है। देखिए ये भी सिचुएशन एकदम सेम है।
अभी आपने ये जो किया ना, ओवर किया ना, ओवर का मतलब ठीक ऊपर था, उसका ऑपोजिट मान लीजिए ठीक नीचे की आप बात करो, ठीक है। ठीक नीचे की अगर आप बात करोगे तो वहाँ अंडर का यूज करोगे। तो ये जो सेंटेंस है, टेबल घड़ी के ठीक नीचे है, हम इस सेंटेंस को बनाएंगे द टेबल इज अंडर द क्लॉक, क्लॉक के ठीक नीचे टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये किसका अपोजिट है, अबव का अपोजिट है बिलो। अबव का मतलब क्या था, ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, साइड में है। उसी तरह से ये भी है, ये ठीक नीचे नहीं है, देखिए नीचे है, घड़ी से नीचे है आपका टेबल, लेकिन एकदम सीधाई में नहीं है, ये तो साइड में, सीधा में तो यहाँ पे रहता, लेकिन ये साइड में है ना। तो इस सिचुएशन में आपको बिलो का यूज करना है। टेबल घड़ी के केवल नीचे है लेकिन ठीक नीचे नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे द टेबल इज बिलो द क्लॉक। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, द टेबल इज बिलो द क्लॉक, जो टेबल है वो घड़ी के ठीक नीचे है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया अंडर और बिलो का। जब ठीक नीचे रहेगा यानी कि अंडर, और जब नीचे तो है लेकिन ठीक नीचे नहीं, केवल नीचे है, साइड में भी हो सकता है लेकिन नीचे है, तो उस सिचुएशन में बिलो का यूज करना है। और आगे मैं समझाने वाली हूँ कंपैरिजन के साथ। इसका बहुत ही जगह अंडर का यूज बहुत तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है और बिलो का भी यूज बहुत तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। मैं आपको सभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आगे हम चलते हैं और भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सारे प्रेपोजिशन को कवर करते हैं बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं, जनरली फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। किसी चीज हम जब किसी हिंदी सेंटेंस में से देखते हैं उसके लिए हम फ्रॉम का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो कि मैं मुंबई से है, मैं मुंबई से हूँ, आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं मुंबई से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं पुणे से हूँ, मैं आसाम से हूँ, मतलब कोई जगह से हूँ, ऐसा आप रिलेट करते हो ना। लेकिन फ्रॉम का यूज आप 3 कंडीशन में कर सकते हो। पहला तो जब आप किसी चीज से रिलेट करोगे, जैसे आप क्या बोल रहे हो कि मैं दिल्ली से हूँ, तो आप दिल्ली से रिलेट करते हो ना, दिल्ली से हो यानी कि दिल्ली से रिलेट करते हो, तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज कीजिएगा। सेकेंड, अगर आप किसी चीज से दूर जाओगे, मतलब अलग हो गए अगर आप किसी चीज से, तो वहां आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोई बीमारी है आपको, तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो मैं मुंबई से हूँ, यानी कि आप मुंबई से रिलेट करते हो, तो इस सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। अगर आपको बोलना हो नहीं यहाँ पर मैं क्लास में हूँ, ऐसा सेंटेंस नहीं होगा, आपका सेंटेंस होगा मैं क्लास से जा रहा हूँ। मैं क्लास से जा रहा हूँ मतलब आप क्लास से अलग हो रहे हैं ना। मान लीजिए आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, आपने कोई बदमाशी कर दिया तो टीचर आपको क्लास से बाहर निकाल दिए, तो क्लास से वो बाहर निकाले तो आप क्लास को छोड़कर बाहर जा रहे हो ना, यानी कि आप किसी चीज से दूर जा रहे हो, क्लास से दूर जा रहे हो। तो दूर जाने के सेंस में भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ, देखिए से आ रहा है, और आप क्लास को छोड़कर बाहर जा रहे हैं मतलब दूर जा रहे हैं, तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास, मैं क्लास से जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास से अब अलग हो रहा है, तो जब भी आप किसी चीज से दूर जाएंगे, अलग होंगे, या फिर आप किसी चीज से रिलेट करोगे, तो वहां पे आपको फ्रॉम का यूज कर देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। प्लस अगर आपको कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, वहां पे भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके पापा कोरोना से पीड़ित है, मतलब कोरोना उनको हो गया तो कोरोना से पीड़ित है, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे हिज फादर हिज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, मतलब कोरोना से बोल रहे हैं ना, यानी कि उसमें फ्रॉम कोरोना का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फ्रॉम का यूज हम 3 कंडीशन में करेंगे। जब हम किसी से रिलेट करेंगे तब फ्रॉम का यूज करेंगे, किसी चीज से दूर जाएंगे तो फ्रॉम का यूज करेंगे, और कोई डिसीज होगा, कोई बीमारी होगा, उसे बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है बाय। बाय का यूज हम कब करते हैं, बाय का भी मतलब होता है से। बाय का यूज हम से या तक के सेंस में करते हैं। देखिए अभी फ्रॉम का मतलब भी से था, तो वहां पे क्या कंडीशन था, अगर आप किसी चीज से रिलेट करोगे, दूर जाओगे या
कोई भी डिसीज होगा तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन बाय का यूज से के सेंस में कब करेंगे? जब आप ट्रैवलिंग, टू मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग की बात करोगे तो वहाँ पे आपको बाय का यूज करना है। या फिर आप पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हो, ये आप जानते होगे। पैसिव वाले सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं ना, तो आप दो कंडीशन में कर सकते हो, टू ट्रैवल, टू मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड पैसिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम से के सेंस में, जैसे कि मैं कोलकाता ट्रेन से गया, मैं कोलकाता ट्रेन से गया, यानी कि ट्रेन से ट्रैवलिंग आपने किया ना, तो ट्रैवलिंग के आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हो, कार से कर रहे हो, हेलीकॉप्टर से कर रहे हो, किसी चीज से भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग की बात ही आएगी। तो वहाँ से के सेंस में, वहाँ पे आप से के सेंस में बाय का ही यूज कर सकते हो। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, यानी कि बाय के साथ आप जो व्हीकल से आप ट्रैवल करते हो वो जिक्र कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मैं कोलकाता ट्रेन से गया तो आप बोलोगे आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन, मैं कोलकाता ट्रेन से गया, ठीक है। नेक्स्ट, कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए तक के सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। कल तक, बाय टुमारो, सोमवार तक, बाय मंडे। जैसे कि कल तक तो हम क्या बोलेंगे? बाय टुमारो माई रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, बाय टुमारो माई रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। अगले मंडे तक तो आप बोल सकते हो बाय नेक्स्ट मंडे, अगले रविवार तक बाय नेक्स्ट संडे, अगले मंडे तक इस काम को पूरा करो। अगर आपको बोलना हो अगले मंडे तक इस काम को पूरा करो तो आप बोलोगे कंप्लीट दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। मैं मेरा काम कल 3 बजे तक पूरा कर लूंगा, मैं मेरा काम कल 3 बजे तक पूरा कर लूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय 3 o'clock टुमारो। तो इस तरह से आप से या तक के सेंस में बाय का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज भी हम से के सेंस में करते हैं। आपको याद हो तो आपको याद हो तो जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जब आप कोई सेंटेंस को बनाते हो तो यहाँ वहाँ पे आप सिंस या फोर का तो यूज करते हो ना टाइम मेंशन करने के लिए। तो वहाँ पे जो आप सिंस, जिस कंडीशन में आप सिंस का यूज करते हो ना, वही कंडीशन में आपको प्रेपोजिशन के रूप में सिंस का यूज करना होता है। जैसे मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए, सुबह से, रात से, 2 बजे से, 2015 से, 2016 से, तो कोई आप फिक्स टाइम बता दिए तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? सिंस का यूज करना है। तो आप बोलोगे मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ हूँ। नेक्स्ट है वह 2018 से किताब लिख रहा था, वह 2018 से किताब लिख रहा था, तो यहाँ पे आपको फिक्स टाइम बता दिया ना, फिक्स आपको बता दिया, फिक्स ईयर बता दिया, 2018 से वह किताब लिख रहा था। अगर मैं आपको 5 साल बोल देती तो आप क्या काउंट कर पाते कि 5 साल पहले क्या चल रहा था, कौन सा ईयर चल रहा था, ये आपको नहीं समझ में आता। इसीलिए मैंने क्या किया, 2018 फिक्स आपको बता रही है कि हाँ भाई मैं इसी टाइम से किताब लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको सिंस का यूज करना है। आप बोलोगे He had been written a book since 2018. He had been written a book since 2018. वो 2018 से किताब लिख रहा था। तो इस तरह से आप सिंस का यूज कर दोगे। जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात करोगे तो वहाँ सिंस का यूज कर दोगे। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि आप बहुत बार इसका यूज कर चुके हो। अगर आपको बोलना हो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आप बोल सकते हो आई हैव नॉट ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर इस सेंटेंस को आप इस तरफ से भी बोल सकते हो आई हैव बीन ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे तो आप सिंस का यूज कर दोगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम सिंस का यूज देख लिए, लेकिन अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो फोर का यूज करेंगे से के सेंस में। टाइम ड्यूरेशन जैसे 3 घंटा, 5 घंटा, 2 साल, अगर ऐसे कोई आपको सेंटेंस में बोल रहा ना 3 घंटा, 2 घंटा, 6 साल, 5 साल, यानी कि वो आपको फिक्स टाइम नहीं बताया कि 2015 से वो किताब लिख रहा है या फिर 2016 से वो किताब लिख रहा है। वो सिर्फ इतना बोला कि वो 3 साल से किताब लिख रहा है। तो 3 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था ये आप काउंट नहीं कर पाओगे, इसलिए वहाँ फोर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंटेंस है मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ, ये लड़की बोले कि मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ। अब 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे?
मुझे नहीं पता 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है 3 बजे 3 बजे 3 घंटे पहले क्या बज रहे थे। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ। नेक्स्ट डे, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे पहले क्या बज रहे थे मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ इतना बता दिया, उतना काउंट मैं करने नहीं गई, मैं सिर्फ इतना बता दिया कि मैं 2 घंटे से यहाँ काम कर रही हूँ। तो हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर का यूज और सिंस का यूज कर सकते हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करोगे और टाइम ड्यूरेशन के लिए आप फोर का यूज करोगे। ठीक है, सिंस फोर भी आपको समझ में आ गए। ऑफ का भी यूज हम से के सेंस में करते हैं। ठीक है, ऑफ का भी यूज से के सेंस में करेंगे जब आप किसी चीज से दूर जाओगे। ठीक है, जब आप किसी चीज से दूर जाओगे तो वहाँ ऑफ का यूज कर सकते हो, ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, देखिए हम लोगों ने फ्रॉम का भी यूज किया था ना, जब हम किसी चीज से दूर जाएंगे, क्लास से बाहर जाना, स्कूल से बाहर जाना या फिर घर से बाहर जाना, तो मतलब किसी चीज से दूर जाने के सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। प्लस आप फ्रॉम को रिप्लेस करके ऑफ का भी वहाँ यूज कर सकते हो जब आप किसी चीज से दूर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल से गया, मतलब स्कूल से गया तो स्कूल जो प्लेस था उसको वो छोड़कर दूसरी जगह गया ना, यानी कि वो उससे दूर चला गया। तो दूर जाने के सेंस में हम ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ऑफ का यूज देख रहे हैं तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ही वेंट ऑफ द स्कूल। ही वेंट फ्रॉम द स्कूल भी आप बोल सकते हो, ही वेंट ऑफ द स्कूल भी बोल सकते हो। ही वेंट ऑफ द स्कूल, वह स्कूल से गया। नेक्स्ट है वो क्लास से गया, यानी कि क्लास जो जगह था उसको छोड़कर वो चला गया। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे ही वेंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है विद। विद का यूज हम 2 तरह के सेंटेंस में कर सकते हो। अगर आपके सेंटेंस में से आ रहा है तो वहाँ पे आप विद का यूज कर सकते हो। अगर साथ आ रहा है, के साथ ऐसे बोलते हैं ना, इस सेंटेंस में भी आप विद का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, यहाँ पर से आ रहा है ना, आपका यहाँ से आ रहा है ना। तो जब अब आप बोलोगे कि से के लिए हम लोगों ने फ्रॉम देखा, बाय देखा, ऑफ देखा, इन देखा, फोर देखा, लेकिन उन सब में समझ में आता ना फ्रॉम का यूज रिलेट करेगा तब, बाय का यूज टू मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑफ का यूज जब हम किसी चीज से दूर जाएंगे तब। लेकिन विद का यूज कहाँ करेंगे? से के सेंस में जब आप किसी टूल्स की बात करोगे, यानी कि किसी टूल्स, हथियार, जैसे चाकू हो गया ना, आपका टूल्स है ना ये, और टूल्स की बात करोगे तो वहाँ पे आपको विद का यूज करना है, ये आप ध्यान रहे। ठीक है, जब आप किसी टूल्स की बात करोगे तो वहाँ विद का यूज करोगे। जैसे मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, चाकू आपका टूल्स हो गया ना, चाकू से काटते हैं, तो आप बोलोगे आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ। आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ। नेक्स्ट, उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, तो कुल्हाड़ी में हमारा क्या हो गया? टूल्स हो गया ना, तो टूल्स की बात करेंगे तो विद का यूज करेंगे। हम बोलेंगे he cut trees with axe। he cut tree with axe। cut tree with axe, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। ठीक है, तो अगर किसी टूल्स की बात करोगे और उसमें से आ रहा है, यानी कि विद का यूज करना है, एकदम सिंपल। ठीक है, अगर आप के साथ के सेंस में बोलना चाहते हो, जैसे तो जब आप किसी टूल्स इक्विपमेंट की बात करोगे तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? विद का यूज करना है। और साथ के सेंस में तो आपको पता ही है कि वहाँ विद का यूज किया जाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। ठीक है, इस तरह से आप विद का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा थ्रू। थ्रू का यूज हम कहाँ करेंगे? थ्रू का भी यूज करते हैं से के सेंस में, से या फिर द्वारा के सेंस में आप थ्रू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे गेंद खिड़की से बाहर चली गई, मतलब खिड़की से होते हुए चली गई ना बाहर। मान लो आप अपने भाई के साथ खेल रहे थे, रूम के अंदर आप अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो फुटबॉल आपने जोर से मारा तो खिड़की को तोड़ते हुए फुटबॉल बाहर चल गया, तो खिड़की से होते हुए गया ना,
तो किसी चीज से होते हुए अगर आप जाओगे या फिर कोई चीज आपका होते हुए किसी चीज से जाएगा तो वहां पे आपको थ्रू का यूज करना है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब आप किसी चीज से होते हुए इनक्लोज्ड एरिया, खिड़की क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया, एक बंद एरिया है ना, एक बंद एरिया से इधर से उधर जाने, मतलब इस पार से उस पार जाने के इस पार से उस पार जाने के लिए आपको वहाँ थ्रू का यूज करना होगा। तो गेंद खिड़की से बाहर चली गई, आप बोलोगे द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, मैं गेंद खिड़की से बाहर चली गई, मतलब खिड़की से होते हुए वो बाहर चली गई। ठीक है, नेक्स्ट है कार सुरंग से निकल गई। मान लो ये सुरंग है, टनल है। ठीक है, टनल तो बंद होता है, इनक्लोज होता है। टनल तो इनक्लोज होता है, तो इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाने यानी कि थ्रू का यूज करेंगे। मैंने यही तो बताया कि जब भी आप किसी इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाते हो तो वहां पे आपको थ्रू का यूज करना है। तो कार सुरंग से निकल गई, आप बोलोगे द कार वेंट थ्रू द टनल। द कार वेंट थ्रू द टनल, कार जो है वो टनल से होते हुए चली गई। तो आपको यही समझना है, जब कोई चीज किसी चीज से होते हुए चली जाती है ना, मतलब एक इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार तक चली जाती है। मान लो यहाँ पर एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है, एक बच्चा यहाँ छोटा बच्चा है, ये बच्चा यहाँ से इस पार अंदर से होते हुए इधर चला गया, मतलब वो इस पार से इस पार चला गया ना, एक इनक्लोज्ड एरिया। ये पाइप क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार चला गया, यानी कि यहाँ पे थ्रू का यूज करना है, ये आपको समझना है। ठीक है, आपके हिंदी वाले सेंटेंस में भले ही से आए, लेकिन अगर आप किसी इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाते हो यानी कि आपको वहाँ थ्रू का यूज करना है। आई होप आपको सभी समझ में आ गए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए कि थ्रू का यूज किस में करना है। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अगो एंड बिफोर। अगो मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स क्या होता है। तो गाइस एगो का मतलब भी होता है पहले और बिफोर का मतलब भी होता है पहले, लेकिन दोनों की सिचुएशन में यूज करें। एगो का यूज हम कब करते हैं और बिफोर का यूज हम कब करते हैं? ज्यादातर हम पहले के सेंस में बिफोर का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रामर रूल के हिसाब से यूज करें तो एगो का अलग जगह यूज किया जाता है और बिफोर का अलग जगह यूज किया जाता है। एगो कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कि आप प्रेजेंट से पहले की अगर बात करते हो तो वहाँ एगो का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर रहा था। तो आप प्रेजेंट से 10 मिनट पहले वो कॉल कर रहा था, ये आप बात बोल रहे ना, तो प्रेजेंट से पहले की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको एगो का यूज करना है। लेकिन बिफोर का यूज कब करना है? तो गाइस बिफोर का हम यूज करेंगे अगर आप पास्ट या फ्यूचर से पहले की बात बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप पास्ट या फ्यूचर के पहले की बात कर रहे हो, पास्ट में आप 10 मिनट पहले की बात कर रहे हो या फिर फ्यूचर से 10 मिनट पहले की आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बिफोर का यूज करना है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट से पहले की अगर बात करते हो तो वहाँ पे आप हमेशा एगो का यूज कीजिएगा। यही ग्रामर का रूल होते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है वो मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर रहा था। तो वह किसी बॉय की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ही वॉज कॉलिंग मी। कॉल कर रहा था, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ही वॉज कॉलिंग मी, वॉज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए हैं। कब, कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले। तो हमारा सेंटेंस होगा 10 मिनट्स। और यहाँ पर प्रेजेंट से पहले की हम बात करें तो वहाँ पर एगो का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही वॉज कॉलिंग मी 10 मिनट्स एगो। वह मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर रहा था। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का भी यूज पहले के सेंस में करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम पास्ट या फ्यूचर के पहले की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बस आपके आने से 5 मिनट पहले ही निकल गए थे, मतलब हम जब पहुंचे थे पास्ट में उससे भी 5 मिनट पहले ही बस निकल गई थी, तो आप पास्ट में वहां पहुंचे थे। प्रेजेंट में मैं बोल रही हूँ कि आपके वहां पहुंचने से, यानी कि आप जब पहुंचे पास्ट में उससे भी पहले बस निकल गई थी। तो पास्ट से पहले की आप बात बोल रहे हो यानी कि बिफोर का यूज करोगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बस निकल गई थी। हैड लेफ्ट का यूज करेंगे, निकल गई थी यानी कि लेव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है। 5 मिनट्स, द बस हैड लेफ्ट 5 मिनट्स बिफोर यू कम, मतलब आपके आने से 5 मिनट पहले ही बस निकल गई थी। तो एगो और बिफोर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो अब जब भी आपको पहले के सेंस में कुछ यूज करना होगा तो आप पहले सेंटेंस को देखिएगा कि आप सेंटेंस क्या बोल रहे हो। प्रेजेंट से पहले की आप बात कर रहे हो या पास्ट या फ्यूचर के पहले की बात कर रहे हो,
उसके अकॉर्डिंग आप एगो या बिफोर का यूज कीजिएगा। आई होप आपको एगो और बिफोर में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब ये बिफोर है ना, बिफोर का यूज हम और एक कंडीशन में करते हैं। जब हम कोई चीज सामने की बात बोलते हैं ना कि वह आपके सामने खड़ा है, या फिर मैं आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, तो सामने की बात बोलेंगे तो वहां पे हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह आपके सामने खड़ा है, वह आपके सामने खड़ा है, तो आप यहाँ पर हो, आपके सामने, मान लो आप यहाँ पर हो और आपके ठीक सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो आप उस सिचुएशन में बोलोगे ही इज स्टैंडिंग बिफोर यू। वह आपके सामने खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिफोर यू। या फिर सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का भी यूज करते हैं, हम बोल सकते हैं ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप जब भी अगर आपको सामने के सेंस में यूज करना होगा तो बिफोर का भी यूज कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे अगर आपको बोलना हो मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, आई कांट डेयर टू स्पीक बिफोर यू, या फिर आई कांट डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरह से भी हम बिफोर या इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गए, अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है आफ्टर। दोनों साइड आफ्टर है, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज होगा। ये आफ्टर का मतलब हो गया बाद। जब आप किसी चीज के बाद बोलोगे, जैसे 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज, इस तरह से बाद का यूज करेंगे। और ये आफ्टर का मतलब हो गया पीछे पड़ना। पुलिस चोर के पीछे पड़ गई, वह लड़का मेरे पीछे पड़ गया, तो पीछे पड़ना का सेंस में भी हम आफ्टर का यूज करते हैं। अगर आपको बोलना हो वो 5 दिन बाद दिल्ली जाएगा, अभी वो गया नहीं है, कब जाएगा, 5 दिन बाद जाएगा, तो बाद की बात बोल रहे यानी कि आफ्टर का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं। हम बोलेंगे he will go to Delhi, वो दिल्ली जाएगा, यानी कि he will go to Delhi कब, आफ्टर 5 डेज, यानी कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 डेज। नेक्स्ट है पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी, तो पीछे पड़ना के सेंस में भी हम आफ्टर का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द पुलिस हैड बीन आफ्टर द थिप, जो पुलिस थी वो चोर के पीछे पड़ी हुई थी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वह रविवार के बाद दिल्ली जाएगा, तो आप बोल सकते हो ही विल गो टू दिल्ली आफ्टर संडे। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। बाद के सेंस में आपको आफ्टर का ही यूज करना है, और पीछे पड़ने के सेंस में भी आपको आफ्टर का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है एक्सेप्ट एंड बिसाइड। एक्सेप्ट एंड बिसाइड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, और बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि इसका यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, क्योंकि हम हिंदी से नहीं, हम इंग्लिश से समझेंगे कि किसका यूज कहाँ किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है हमारे, ये कपड़े मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा और क्या कोई विकल्प है। देखिए यहाँ आप ड्रेस, ये आप हो, आप ड्रेस खरीदने गए हो, आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आया, तो आपने इनसे कहा कि ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है, मतलब इस कपड़े को छोड़कर। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, ये कपड़े को छोड़कर क्या कोई दूसरा विकल्प है, कोई दूसरा ऑप्शन है, ये आप बोलना चाहते हो। तो छोड़कर के सेंस में आपको एक्सेप्ट का यूज करना है। लेकिन बिसाइड में क्या है, देखिए ये कपड़ा भी अच्छा है, इसके अलावा और क्या विकल्प है, मतलब ये जो कपड़ा आपने, दो कपड़ा आपने देखा, ये दोनों कपड़ा आपको पसंद आ गया, ठीक है, तो आपने इसे कहा कि ये भी कपड़ा अच्छा है, क्या इसके अलावा कोई और विकल्प है, मतलब इन दोनों के अतिरिक्त ये दोनों तो अच्छे हैं ही, साथ में क्या और कोई दूसरा विकल्प है, आप ये कहना चाहते हो। एक्सेप्ट में आपने छोड़कर कहा, और इसमें आप लेकर बोल रहे हो कि ये कपड़ा तो अच्छा है, और कोई दूसरा विकल्प है, मतलब ये दोनों कपड़ा को लेकर दूसरा कोई विकल्प है, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें हम बिसाइड का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, इसके अलावा और क्या कोई विकल्प है, तो बोलेंगे व्हाट आर द अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट दिस। आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट दिस, मतलब ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा या फिर इसको छोड़कर क्या कोई दूसरा विकल्प है, कोई दूसरा ऑप्शन है। तो एक्सेप्ट का यूज हम कब करेंगे, आपको समझ में आ गया। ये खिलौने मुझे पसंद नहीं है, क्या इसको छोड़कर कोई दूसरा विकल्प है, तो आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक दिस टॉय,
व्हाट आर द अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट का। बिसाइड में क्या है, ये कपड़ा भी अच्छा है, इस सेंटेंस के लिए आप बनाओगे दिस ड्रेस इज ऑल्सो नाइस, दिस ड्रेस इज ऑल्सो नाइस बट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस बिसाइड दिस, ये कपड़ा भी अच्छा है, इसके अलावा क्या कोई दूसरा विकल्प है। मतलब ये कपड़ा तो आपको ठीक लग रहा है, ये आप साइड कर दो, इसके अतिरिक्त इसको लेकर कोई दूसरा विकल्प है, आप ये कहना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आप छोड़कर आप बात कर रहे थे और इसमें लेकर आप बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है इनटू एंड इन, बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इनके यूजेस में। इनटू का मतलब भी होता है मैं, ये भी मैं के सेंस में यूज होता है, और मे इन का भी मतलब होता है मैं, ये भी मे के सेंस में यूज होता है, लेकिन कहाँ यूज करें। इनटू का मतलब भी मैं और इन का मतलब भी मैं। जैसे कि चाय को कप में डालो और यहाँ पर कप में चाय है, कप में चाय है, तो दोनों का यूज कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप चाय डाल रहे हैं तो चाय जो है अभी मोशन में कप में जा रहा ना, ये अभी चाय जो है मोशन में अंदर जा रहा है, कप के अंदर जा रहा है। तो कोई चीज मोशन में अभी जा रहा है, उस सिचुएशन में इनटू का यूज करेंगे। और इसमें क्या था, कप में चाय है, ऑलरेडी कप में चाय है, यहाँ पर कोई मोशन में अंदर नहीं जा रहा है, चाय ऑलरेडी पहले से इसमें रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अगर कोई चीज अभी मोशन में अंदर जा रहा है यानी कि वहां पर इनटू का यूज करेंगे, लेकिन पहले से अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। जैसे चाय को कप में डालो तो आप बोलोगे पोर द टी इनटू द कप, पोर द टी इनटू द कप, चाय को कप में डालो। नेक्स्ट है कप में चाय है, कप में चाय है तो आप इस सिचुएशन में बोलोगे देयर इज टी इन द कप, देयर इज टी इन द कप, कप में चाय है। तो आपको समझ में आ गया इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। बस यही डिफरेंस आपको समझना है कि कोई चीज अगर मोशन में अंदर जा रहा है अभी, यानी कि उसमें इनटू का यूज करना है, ऑलरेडी अगर कोई चीज अंदर में है उस सिचुएशन में इनका यूज करना है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अहेड ऑफ, बियॉन्ड, अहेड ऑफ, बियॉन्ड। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, ठीक है, अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, बियॉन्ड का मतलब भी होता है आगे, अहेड ऑफ और बियॉन्ड ऑफ का भी मतलब होता है आगे, मतलब तीनों का मतलब क्या होता है आगे। लेकिन यूज कहाँ पे करें, किसका यूज कहाँ करना है, तो गाइस मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अहेड ऑफ का यूज आप कब करोगे, जब आप किसी प्राणी, किसी पर्सन या फिर कोई भी एनिमल हो गया, जितने भी क्रिएचर होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, अगर आप किसी प्राणी के आगे की बात बोलते हो यानी कि उसमें अहेड ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोहन के आगे खड़ी थी, ये मैं हूँ, मैं किसके आगे खड़ी हूँ, रोहन के आगे खड़ी हूँ ना, पहले मैं हूँ, मेरे पीछे रोहन है, हम ऐसा ही तो कहना चाहते हैं। तो मैं रोहन के आगे खड़ी थी तो मैं क्रिएचर हो गई, मैं प्राणी हो गई। तो किसी प्राणी के आगे रहना यानी कि वहाँ पे अहेड ऑफ का यूज करेंगे। मैं रोहन से आगे खड़ी थी, इस सिचुएशन में हम बोलेंगे आई वॉज, पास्ट की बात करें इसलिए वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ रोहन, अहेड ऑफ रोहन, रोहन के आगे खड़ी थी ना, यानी कि अहेड ऑफ रोहन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ रोहन, मैं रोहन के आगे खड़ी थी। तो कोई भी प्राणी के अगर आप आगे रहते हो तो वहाँ पे आप अहेड ऑफ का यूज करोगे। जैसे कैट जो थी वो डॉग से आगे थी, तो यहाँ पे क्रिएचर की आप बात करो तो यहाँ पे अहेड ऑफ का यूज करेंगे। तो जब भी आप क्रिएचर के आगे रहने की आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको अहेड ऑफ का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ये होता है आगे, लेकिन ये कब यूज करेंगे गाइस, बियॉन्ड का यूज आगे के सेंस में करेंगे जब हम किसी निराकार यानी कि अब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, जो जिसको ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर हम आगे रहने की बात करते हैं तो वहां पर हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। मेरी बातों को आप नहीं समझ पाए, देखिए जैसे अगर आपको बोलना हो कि उसकी सोच से आगे मेरी सोच है, सोच को आप देख सकते हो, सोच को आप छू सकते हो नहीं ना, तो जिस चीज को आप देख नहीं सकते, मैं जिस चीज को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वहां पे आप बियॉन्ड का यूज करोगे। अगर उसके आगे रहने की बात करते हो तो उसकी खुशी, मेरे दुख के आगे उसकी खुशी है, ठीक है, उसकी कल्पना से आगे मेरी सोच है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। जब आप किसी अब्स्ट्रैक्ट की बात करोगे तो वहाँ पे हम बियॉन्ड का यूज करोगे।
गाइस इसका सेंटेंस ये वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान तो देखिए, आप लोग कमेंट में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, बट आप कमेंट में बोलते हो कि मैम ये गलत है वो गलत है, तो गाइस कुछ गलत नहीं है, बस पूरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बियॉन्ड का एग्जाम्पल ये है, आप ध्यान दीजिए, बियॉन्ड का एग्जाम्पल ये है और अहेड ऑफ और बियॉन्ड ऑफ का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ, आपको कमेंट में ऐसे कुछ बातें नहीं लिखनी है कि ये गलत है, मैं सही बता रही हूँ। जैसे बियॉन्ड का यूज आप करोगे, ये मेरे सोच से आगे है, तो आप सोच की बात करो, सोच को ना आप देख सकते हो ना टच कर सकते हो, यानी कि वो अब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब्स्ट्रैक्ट में बियॉन्ड का यूज किया जाता है। तो ये मेरी सोच से बाहर है, तो आप इस सिचुएशन में बोलोगे दिस इज बियॉन्ड माई थिंक, ये मेरी सोच से आगे है, ठीक है। नेक्स्ट है अहेड ऑफ और बियॉन्ड का यूज हम कब कर सकते हैं, जब हम किसी थिंग्स या प्लेस की बात करेंगे और उससे आगे रहने की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के आगे क्या है, घर है, तो पेड़ के आगे घर रहने की बात किए जा रहे हैं, तो ये कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है। तो वस्तु हो या प्लेस हो, उसके आगे रहने की अगर आप बात करते हो तो वहाँ अहेड ऑफ और बियॉन्ड का यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का। तो वह पेड़ के आगे मेरा घर है, इस सेंटेंस को आप बनाओगे देयर इज अ हाउस, अहेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, बियॉन्ड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। ट्री, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, देयर इज अ हाउस अहेड ऑफ दैट ट्री, वो पेड़ के आगे घर है। तो इस तरह से आप अहेड ऑफ, बियॉन्ड ऑफ और अहेड ऑफ और बियॉन्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तो हम एक एक करके देखते हैं। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ये आप सभी जानते हो। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं घर के अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ मतलब घर के अंदर मान लो बैठने की जगह है, तो आप घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर आप अंदर रहने की बात करते हो तो वहाँ पे इनसाइड का यूज कर सकते हो। अगर आपको बोला हो मैं घर के अंदर थी, ठीक है, मैं घर के अंदर थी, तो आप बोलोगे आई वॉज इनसाइड द हाउस, आई वॉज इनसाइड द हाउस, मैं घर के अंदर थी, आई वॉज इनसाइड द हाउस। अगर आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, ठीक है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जैसे अगर आपको बोला हो मैं घर से बाहर थी, मैं घर से बाहर थी, घर है, घर जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक घर है, ठीक है। अगर आप घर के अंदर बैठे हैं तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे आई वॉज इनसाइड द हाउस। लेकिन अगर आप घर के बाहर में है, ठीक है, यहाँ घर है और आप यहाँ बाहर में हैं, उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन में आप यूज करोगे आउटसाइड का, ये भी प्रेपोजिशन है। तो आप इस सिचुएशन में आप बोलोगे आई वॉज आउटसाइड, ठीक है, बाहर रहने के लिए आपको आउटसाइड का यूज करना है, आउटसाइड द हाउस। आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मैं मैं घर के बाहर थी, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड ज़्यादा डिफरेंस है, बस आपको थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनसाइड आउटसाइड आपको पता होंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी, होमवर्क के दौरान मुझे नींद आ रही थी, मतलब किसी समय के दौरान की आप बात करो, ठीक है। किसी समय के दौरान की आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है ड्यूरिंग का। पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी, मतलब मैं जब पढ़ने के लिए बैठी तो मुझे भूख लग रही थी, ऐसा हम बोल, मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते मुझे भूख वाली फीलिंग आ रही थी, हम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब बोलेंगे आई वॉज फीलिंग एपेटाइट, आई वॉज फीलिंग एपेटाइट ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी। तो जब भी आपको किसी चीज़ के दौरान की आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको स्टडी का यूज़ करना है। जैसे कि छुट्टियों के दौरान मैं शिमला में था, आई वॉज इन शिमला ड्यूरिंग वैकेशन, इस तरह से आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अबाउट, ऑफ, देन। अबाउट का मतलब क्या होता है, एक एक करके हम सीखेंगे। अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट का मतलब होता है बारे में, मतलब किसी चीज के बारे में। जैसे कि वो मेरे बारे में बात कर रही थी, तो जब भी आपको के बारे में अगर बात करनी हो तो वहाँ पे आप अबाउट का यूज करते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, बट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये भी प्रेपोजिशन है, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। तो वह मेरे बारे में बात कर रही थी, आप बोलोगे, आप किसी गर्ल की बात करें तो सी का यूज करोगे, पास्ट है तो वॉज का, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे वह भारत के राष्ट्रपति थे, का के की एक ही होता है, ठीक है, का आए चाहे के आए चाहे की आए, उसका मतलब होता है ऑफ। वह भारत के राष्ट्रपति थे,
तो हम बोलेंगे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति थे। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर अगर आपको बोलना हो वह मेरी बहन का लड़का है, तो आप बोल सकते हो ही इज द सन ऑफ माई सिस्टर। तो का के की के लिए आपको क्या यूज करना है? ऑफ का यूज करना है। नेक्स्ट है देन। देन का यूज हम करते हैं तुलना करने के लिए, ठीक है। देन का यूज करते हैं तुलना करने के लिए। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं तुमसे बेहतर हूँ, मतलब तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुलना में बता रही हूँ ना, तुलना करके बता रही हूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ, तो उस सिचुएशन में हम देन का यूज करेंगे। या फिर मेरे मार्क्स जो है आपसे ज़्यादा आए हैं, तो ये भी हम तुलना कर रहे हैं ना, मैं अपनी मार्क्स और आपकी मार्क्स की तुलना कर रही हूँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आपके मार्क्स से ज़्यादा मेरे मार्क्स आए हैं। या फिर वह मुझसे लंबा है, मतलब मेरी लंबाई और उसकी लंबाई में से वह हम मुझसे लंबा है। तो इस सिचुएशन में अगर आप तुलना करते हो तो वहाँ देन का यूज कर सकते हो। मैं तुमसे बेहतर हूँ, इस सिचुएशन में आप बोलोगे आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। तो तुलना, जब आपको तुलना करना होगा तो वहाँ पे आप देन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू। टूवर्ड्स, थ्रू आउट। टू का मतलब होता है को, हम एक एक करके देखेंगे को। और टूवर्ड्स का मतलब भी हम देख लेते हैं। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। देखिए दोनों में डिफरेंस हमें समझना है, ठीक है। टू मतलब होता है को और टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ आप है, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ आपका घर है और आप बाहर कहीं खेलने गए हो, आप बाहर कहीं खेलने गए हो और आपने मुझे कॉल किया और आप पूछ रहे कि तुम कहाँ हो, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपके घर जा रही हूँ, मैं आपके घर जा रही हूँ, तो मैं आपके घर ही जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ आपके घर जा रही हूँ, तो मैं आपके घर ही जाऊंगी। तो उस सिचुएशन में को मैं आपके घर को जा रही हूँ या मैं आपके घर जा रही हूँ, बात एक ही है। उस सिचुएशन में हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू योर होम, मैं आपके घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू योर होम। लेकिन टूवर्ड्स का यूज कब करें? जैसे कि मान लो आपने मुझे कॉल किया और आप बोल रहे हो कि तुम कहाँ हो, और मैंने बोला कि मैं आपके घर जा रही हूँ, तो आप बोल रहे कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर खेलने आया हूँ। तो अब मैं बोल रही हूँ कि मैं आपके घर तरफ जा रही हूँ, मैं आपके घर तरफ जा रही हूँ। अब मैं आपके घर नहीं जा रही, आप जहाँ खेल रहे ना मैं उस तरफ जा रही हूँ, तो आपके घर से होते हुए मैं जा रही हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रही हूँ, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर जाऊंगी तो वहाँ टू का यूज करूंगी, लेकिन मैं अगर आपके घर की तरफ जा रही हूँ तो उस सिचुएशन में टूवर्ड्स का यूज करेंगे की तरफ के सेंस में। जैसे कि मैं तुम्हारे घर तरफ जा रहा हूँ, हम बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है। की तरफ के लिए आपको क्या यूज करना है? टूवर्ड्स का यूज करना है। योर होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। टूवर्ड्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा समय, सारा दिन, सारा पूरा समय, ऐसे सारा या पूरा के लिए अगर हम बोलते हैं उस समय थ्रू आउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सारा दिन पढ़ाई किया, उसने सारा समय फोन में बात किया, वो सारा साल सिर्फ छुट्टियों में बिता दिया। तो सारा समय, सारा साल, पूरा साल, ऐसे सारा या पूरा के लिए आपको क्या यूज करना है? थ्रू आउट का यूज करना है। हमने सारा समय पढ़ाई किया, हम बोलेंगे वी स्टडीड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किए। ही स्टडीड सारा दिन यानी कि थ्रू आउट का यूज करेंगे। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, सारा मतलब पूरा डे। वी स्टडीड थ्रू आउट द डे, हमने सारा दिन या फिर पूरा दिन पढ़ाई किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। जैसे कि अगर आपको बोलना होता है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, वह मेरे चारों ओर घूम रहा है, तो चारों ओर घूमने को ही हम क्या बोलेंगे? अराउंड बोलेंगे, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इस सिचुएशन में आप बोलोगे द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट, तो अराउंड के लिए आपको चारों ओर के लिए आपको अराउंड का यूज करना है। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है
उसके बिना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, हम पढ़ाई के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, यानी कि किसी के बिना। इस सिचुएशन में आपको विदाउट का यूज करना है। हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे वी आर नथिंग विदाउट यू। वी आर नथिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, वी आर नथिंग अबाउट विदाउट यू। ठीक है गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। अब मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास भी ज़रूर लाऊंगी, जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस भी मिलेंगे और साथ में एक्सरसाइज, और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी मिलेंगे जो आपको घर में सॉल्व करने को रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर, के अंदर। जैसे कि आप बोलते हो ना, मैं 5 मिनट के अंदर घर पहुंच जाऊंगा। 5 मिनट के अंदर मतलब 5 मिनट होते होते मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। वह 10 मिनट में अपना काम पूरा कर देगा, यानी कि 10 मिनट के अंदर वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर देगा। हम 5 साल में ये किताब को छाप देंगे, तो 5 साल के अंदर बोल रहे, यानी कि किसी समय के अंदर आप कोई काम करते हैं, उस सिचुएशन में आपको विद इन का यूज करना है। याद रखिएगा, किसी कप के अंदर या फिर बुक के अंदर की बात नहीं कर रहा है, किसी समय के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम के अंदर की आप बात कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको विद इन का यूज करना है। जैसे खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। जो आप खेल खेल रहे हो, मान लो आप क्रिकेट का खेल खेल रहे हो, काफी समय से चल रहा है, अब सबको उम्मीद है कि 5 मिनट के अंदर खेल खत्म हो जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो आप बोलोगे गेम ओवर विद इन 5 मिनट्स। गेम ओवर विद इन 5 मिनट्स। खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, गेम ओवर विद इन 5 मिनट्स। तो किसी समय के अंदर की आप बात करते हो तो वहां पर आपको विद इन का यूज करना है। आई होप आपको ये तीनों प्रेपोजिशन समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, बाय। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू, बिसाइड या फिर बाय, ये तीनों का मतलब होता है बगल में। ये तीनों का मतलब क्या होता है? बगल में। अगर आप बगल की बात करते हो तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट टू, बिसाइड या बाय का यूज़ करना है। जैसे वह मेरे बगल में खड़ा था, वह मेरे बगल में बैठी थी, वह मेरे बगल में सोया था, वह मेरे बगल में पढ़ रहा था। तो बगल में अगर आपकी कोई चीज़ रहती है, वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो, वहाँ पे आपको नेक्स्ट टू, बिसाइड्स या बाय, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे वह मेरे बगल में बैठी थी, कोई क्रिएचर है, प्राणी है, वो मेरे बगल में बैठी थी, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सी वॉज सिटिंग, बैठना, यानी कि सिट में ING लगा देंगे, सिटिंग हो जाएगा। सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में बैठी थी, सी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। या फिर आप बोल सकते हो सी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, या फिर सी वॉज सिटिंग बाय मी। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट टू, बिसाइड या फिर बाय का बगल में के सेंस में। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। ठीक है, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या के विरुद्ध। जैसे मैं आपके खिलाफ हूँ, वह मेरे खिलाफ है, वह मेरे सोच के खिलाफ है, मैं इस समाज के खिलाफ हूँ। तो किसी के विरुद्ध होना है, किसी के खिलाफ होना, यानी कि अगेंस्ट होना। ठीक है, ये आप जानते होंगे, ये वर्ड में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपके खिलाफ हूँ, इस सेंटेंस में आप बोल सकते हो आई एम अगेंस्ट यू। आई एम अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ हूँ, आई एम अगेंस्ट यू। या फिर रोहन मेरे खिलाफ है, रोहन इज अगेंस्ट मी। सीता मेरे खिलाफ है, सीता इज अगेंस्ट मी। इस तरह से आप सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट का यूज़ करके। नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब आप समझ जाते हो, ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत या सामने में। सामने में के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑपोजिट का यूज करते हैं। ठीक है, सामने में जैसे कि यहाँ मान लो आपका घर है, तो इसके विपरीत रोहन का घर है। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ मेरा घर है, मेरे घर के सामने रोहन का घर है। तो सामने या विपरीत दोनों तो एक ही हुआ, यानी कि ऑपोजिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऑफिस उसके घर के विपरीत है। मान लो ये आपका ऑफिस है, ठीक है, ये आपका ऑफिस है और ये आपका क्या है? घर है। ये उसका घर है, ये आपका ऑफिस है, तो आपके ऑफिस के विपरीत उसका घर है।
या फिर आपके ऑफिस के सामने उसका घर है, तो सामने बोलो या विपरीत बोलो, बात तो एक ही है, होगा तो अपोजिट ही। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे, माई ऑफिस इज अपोजिट टू हिज हाउस। माई ऑफिस इज अपोजिट टू हिज हाउस, मेरे ऑफिस उसके घर के विपरीत है या फिर उसके घर के सामने है। तो इस तरह से आप अपोजिट का यूज कर सकते हो विपरीत या सामने के सेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अक्रॉस, अहेड ऑफ, बिहाइंड। आप बोलोगे अहेड ऑफ तो हम लोगों ने सीख लिया, गाइस एक ही यूजेस नहीं होते प्रेपोजिशन के, बहुत सारे यूजेस होते हैं, सभी यूजेस को सीखना जरूरी है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है पार, किसी चीज के पार, ठीक है, किसी चीज के पार। जैसे कि नदी के उस पार एक घर है, मान लो ये नदी है और इस पार आप खड़े हैं और नदी के उस पार क्या है, एक घर है। तो इस पार से उस पार आप जाओगे, नदी से ही तो जाओगे, नदी से होते हुए यहाँ पर एक आपका बोट मिल जाएगा, आप बोट पे बैठोगे और इस पार से उस पार जाओगे। तो इस पार से उस पार जाना को ही अक्रॉस बोलते हैं, ठीक है, इस पार से उस पार जाने को ही हम अक्रॉस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था स्टार्टिंग में कि इस पार से उस पार जाने को हम थ्रू बोलते हैं, थ्रू का यूज भी तो करते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। तो गाइस बिल्कुल सही, थ्रू का ऑपोजिट ही अक्रॉस है। थ्रू का यूज आप कब करते थे? जब आप इनक्लोज एरिया, जैसे कि मान लो ये आपका एक पाइप है, ये पाइप के एक बच्चा इस पाइप के अंदर से होते हुए गया, तो किसी इनक्लोज एरिया से वो होते हुए गया, तो इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाने में आप थ्रू का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नदी में चढ़, यहाँ पर नदी है, नदी में बोट है, बोट पे आप चढ़ोगे और इस पार से उस पार जाओगे, तो एक खुले एरिया से आप जाओगे ना, नदी तो कवर एरिया नहीं है, इनक्लोज एरिया तो नहीं है, वो पूरा खुला एरिया है। तो खुला एरिया से इस पार से उस पार जाओगे तो वहाँ पे आप क्रोज का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा कि इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाने में थ्रू का यूज करेंगे और किसी बंद खुले एरिया से इस पार से उस पार जाएंगे तो क्रोज का यूज करेंगे, ठीक है। नदी के उस पार एक घर है, इस सिचुएशन में आप बोलोगे देयर इज अ हाउस अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ हाउस अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। ये तो हम लोगों ने अभी देखा था ना, आगे के सेंस में हम लोगों ने अहेड ऑफ का यूज किया था कि कोई क्रिएचर से, कोई प्राणी से आगे रहने की बात करेंगे तो अहेड ऑफ का यूज करेंगे। बिल्कुल करेक्ट, वही यूज है। मेरे आगे कोई नहीं खड़ा था, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा था, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ मी। नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा था, ठीक है। अब बिहाइंड का यूज करेंगे पीछे। देखिए मैंने अहेड ऑफ दोबारा इसीलिए बताया ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस समझ पाओ। आगे के लिए आपको अहेड ऑफ का यूज करना है और पीछे के लिए आपको बिहाइंड का यूज करना है। मतलब आप कोई क्रिएचर के पीछे हैं, यानी कि वहाँ पे आपको बिहाइंड का यूज करना है। मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे नो वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। नो वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था। तो जब आपको आगे बोलना हो कि मेरे आगे कोई नहीं खड़ा था, तो आप बोलोगे नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी। अगर आपको बोला हो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था, तो आप बोलोगे नो वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो आगे के लिए अहेड और पीछे के लिए बिहाइंड। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने इतने प्रेपोजिशन को कवर किया, ये सारे प्रेपोजिशन है। गाइस अगर कोई प्रेपोजिशन छूट जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर भी बेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगी। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे चैनल पर नए है और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।